Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and I will be teaching you the last part of geography that is the Antarctica जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद इसी के साथ इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं थोड़ा सा 5-10 हैं तो उसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है एक एक क्वेश्चन तो आपको याद रखना है ठीक है राइट तो उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा क्या मैं स्टार्ट करूंगा बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ठीक है सभी बोल रहे हैं सर ये स्टार्ट करो वो स्टार्ट करो ये स्टार्ट करो वो स्टार्ट करो मुझे आप लोग अपने हिसाब से चलने दो ठीक है जिस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ आप करते जाओ बाकी जितना भी आपका रह रहा है उसको रिवाइज करते जाओ ठीक है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि मुझे पता है किस तरीके से लेकर जाना है चीज़ों को जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो हो गया आज कंप्लीट आप पहले भी बोलते थे सर तेज चलने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा आप लोगों का फास्ट चलना या मैं 2 आवर का लेक्चर लेकर आऊँगा, आपको उतनी पेशेंस है ही नहीं, मुझे पता है मैंने आपको टेस्ट किया, आपको उतनी पेशेंस नहीं है। तो मुझे चलने दो जब तक आपका थोड़ा-सा ये अच्छे से तब पता चलेगा पढ़ना किस तरीके का, फिर आप खुद बैठ सकते हो। अभी फ्लो वापस लाओ, अब पिछला महीना ऑलमोस्ट सबका वेस्ट हुआ ही होगा, लेकिन अब फ्लो वापस बना लो, फ्लो बहुत ज़्यादा वापस बना लो। क्योंकि अब जो है बच्चों ने नई स्ट्रैटेजी बनाई होगी जिसको पता है हमें सिलेक्शन लेनी है। तो स्ट्रैटेजी को चेंज करो, जो ये बच रहा है टॉपिक्स वो करते जाओ, जो पिछला किया हुआ है उसको रिवाइज़ करते जाओ। इधर-उधर, इधर-उधर एक लेक्चर हज़ार जगहों पर नहीं देखना है। यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पर ठीक है तो देखो, यहाँ पर नहीं लग रहा है कहीं और पर लग रहा है वहाँ ठीक है तो वही देखो। अगर पहले कहीं पर देखा है ये लेक्चर फिर यहाँ पर ले देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमी लग रही है तो देखते जाओ फिर ऐड करते जाओ उन नोट्स के साथ। डबल प्रिपरेशन कभी नहीं करना, आप उससे क्या हो जाएगा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्वेश्चंस लगा लो, जितने लगा सकते हो वो लगा लो, एक बुक से उसको 1-2 बार रिवाइज़ करके जाओ, काम आपका हो जाएगा। तीसरी बात मॉक लगा लो, मॉक का भी टेस्ट आप देते रहो, अभी आपका एग्ज़ाम तो पता ही नहीं कब होगा। तो लेकिन ये है कि प्रिपरेशन रखो, इसका मेरिट बहुत ज़्यादा अब हाई अगर 2-3 महीने एग्ज़ाम डिले हो गया ना, ये समझो को 100 भी बहुत मुश्किल है कि कोई 100 में भी आ जाएगा सिलेक्शन के हिसाब से। ठीक है, मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं तो बेस्ट कंटेंट दे दूँगा, जो भी लेक्चर है पूरा प्रोवाइड करूँगा। वो जितना भी एक तो ऑलरेडी जो पिछला थोड़ा-सा बचा हुआ भी है, जो आगे-आगे हो जाएगा वो मैं प्रोवाइड करूँगा बेस्ट। उससे कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखो आप लोग एक भी लेक्चर मिस मत करो, एक भी लेक्चर नहीं, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज़ थ्रू वहीद सर्स अकेडमी, ठीक है? WSA वहीद सर्स अकेडमी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसको करना होगा सब्सक्राइब वो कर लेगा, जिसको नहीं करना होगा वो भी ठीक है, आप सिर्फ देखते रहो, ठीक है? ठीक है, अगर हमारा इंटेंशन ठीक है तो ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी आप रूमर्स देखते हो ना, उन रूमर्स में के चक्कर में मत पड़ जाओ, इनसे आपको कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आप अपना ही टाइम वेस्ट करो, वो रूमर, ये रूमर, ये रूमर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करो, ठीक है? क्योंकि लास्ट पे ओवरऑल आपको सिलेक्शन चाहिए। जब आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी ना तब आपको पता चलेगा नहीं हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होगा ना उसके बाद आप लास्ट पे क्या करोगे आप फिर नहीं आप सोचोगे हमने इस टाइम ये क्यों किया, ये क्यों किया। बच्चे तो अभी खुश भी होंगे कि चलो बच्चे तो रूमर्स में लगे हुए हैं और जिनको पता है मुझे पढ़ना वो पढ़ रहा है यहाँ पर। क्योंकि हर एक फ़ायदा ढूँढता है। आपको जहाँ से फ़ायदा ये है आप लोगों को आपको सिलेक्शन चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं यही से बोल रहा हूँ पेड कोर्स में जाओ नहीं मिलेगा इतना कंटेंट। ये मैं 100% श्योर से कह रहा हूँ को जम्मू कश्मीर का कोई भी टीचर लाओ, नहीं कंटेंट प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से दूसरा शेयर तो नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है? अगर होगा भी वो पेड में होगा, लेकिन वो भी बहुत उसमें भी क फ़ी ठीक-ठाक होगा। लेकिन फ्री में इतना अच्छा कंटेंट विद नोट्स नहीं होता है। ये आपने देखा होगा कहीं भी जम्मू कश्मीर जितने इंस्टीट्यूशन हैं देख लो कहीं से भी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक आई एम दिस इज़ मी मीर वहीद। हम स्टार्ट करते हैं एंटार्क्टिका। सबसे पहले एंटार्क्टिका को स्टार्ट करने से पहले व्हाट वी हैव टू सी, वी नीड टू लर्न द मैप ऑफ एंटार्क्टिका, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द मैप। आपको थोड़ा समझ आ जाएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो ये एंटार्क्टिका आपने देखा होगा। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि एंटार्क्टिका जो है कॉन्टिनेंट जो है ये कहाँ पर है? आपको बोलना ये साउदर्न हेमिस्फीयर में। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन यही बनता है। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा? आपको बोलना आर्कटिक रीजन है। तो एंटार्क्टिक रीजन इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है ये पूरा वर्ल्ड है। ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर है और उसके बाद जो है यहाँ पर एक जो है कॉन्टिनेंट है जिसको नाम दिया जाता है एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका बोलते हैं इसको, राइट? और एंटार्क्टिका में ये क्या है आपको बोलना साउदर्न पोल जो है यहाँ पर अगर एक डॉट देखोगे आप, आई विल शो यू, राइट? यहाँ पर एक चीज़ देखो आप डॉट देखो यहाँ पर डॉट में दिखाऊंगे यहाँ पर, इसको बोला जाता है साउथ पोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर जो मैं अब बोलने वाला हूँ, दैट इज द ओजोन डिप्लीशन। आपने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ है
ठीक है? तो वो कहाँ पर हुआ? वो सबसे पहले एंटार्क्टिक रीजन में देखने को मिला है। कहाँ पर? एंटार्क्टिक रीजन। ओज़ोन लेयर डिप्लीशन जब आप पढ़ते हो, ट्रोपोस्फीयर जो स्ट्रेटोस्फीयर, जो भी मेरे मुँह से बात निकलेगी ना, वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। अगर वो नोट्स पे भी नहीं होगा, बट जो मैं बोलूँगा वो नोट्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंटार्क्टिक रीजन में ही क्या देखने को मिला है? आपको बोलना है ओज़ोन लेयर डिप्लीशन। ओज़ोन लेयर डिप्लीशन किसमें होती है? आपको बोलना ओज़ोन लेयर जो होती है, O3 लेयर, ठीक है? ये यहाँ पर ही मुझे कंप्लीट करना है। O3 लेयर कहाँ पर होती है? आपको बोलना है सर O3 लेयर इज़ इन कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहले क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ओज़ोन लेयर, और इसका डिप्लीशन का मतलब होता है जो ओज़ोन ओज़ोन जो होती है, इसकी लेयर अगर इतनी है, ये थिन हो जाती है, इसको बोलते हैं हम ओज़ोन डिप्लीशन, ठीक है? फिर एक होल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं ओज़ोन होल, सबसे पहले एंटार्क्टिक रीजन में देखने को मिला है, ठीक है? वहाँ के शीप, यहाँ वहाँ पर के कैटल जो थे, उनको आई साइट में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको विज़न प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। फिर पता चला कि ये किसकी वजह से, आपको बोला ये हो गया था ओज़ोन, जो होता है ओज़ोन लेयर डिप्लीशन की वजह से, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है, तो वही उसी की वजह से। क्वेश्चन ये बनता है कि ओज़ोन लेयर क्यों प्रेज़ेंट होता है? क्योंकि जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, जब सन रेज़ आ जाती है, उसमें कुछ रेडिएशंस होती है, जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो इसको ट्रैप कर लेता है, वो इसको अर्थ के सरफेस के ऊपर आने नहीं देता है। तो यहाँ पर एंटार्क्टिका से ये एक आपका पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद कुछ और बातें हैं जो हमें सीखना है यहाँ पर। जो अंटार्कटिका ये वाला पोर्शन, जो इसके आसपास देखो क्या क्या है। एक साइड से इंडियन ओशन है, राइट साइड से आप देखो इंडियन ओशन, मतलब ईस्ट साइड अंटार्कटिका का राइट साइड जो दैट इज द, आप बोल सकते इंडियन ओशन। इफ यू सी ऑन द मैप, यहाँ पर आप देखो ऊपर नॉर्थ के साइड में अटलांटिक ओशन, वेस्ट साइड में देखो दैट इज आर्टिक, ये तो अटलांटिक, वेस्ट साइड में देखो दैट इज पैसिफिक ओशन, ठीक है? ये सभी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका अंटार्कटिक रीजन है, ये किस किस सी ने सराउंड किया? आपको बोलना है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एज वेल एज पैसिफिक ओशन। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। ऊपर ये कॉन्टिनेंट जो है ग्रीन से देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंट जो थोड़ा सा ये किसका पार्ट है? ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला ग्रीन पार्ट जो है दैट इज अफ्रीका, एज यू ऑल नो अबाउट दिस इज न्यूजीलैंड, आप देख सकते हो ये न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है? और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक और चीज़ है, एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, ठीक है? आप देखो क्वेश्चन आएगा फाकलैंड आइलैंड कहाँ पर है? आप बोलोगे एंटार्क्टिक रीजन में। यहाँ पर देखो ये फाकलैंड आइलैंड है। नॉर्थ अमेरिका के साउथ अमेरिका के साइड में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं फाकलैंड आइलैंड। ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट? उसके बाद हमारे पास क्या एक सी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सी है, उस सी को बोला जाता है रॉस सी। आपको बोला ये कहाँ पर है? आपको बोलना है ये साउथ, ये कहाँ पर है? ये है पैसिफिक ओशन में। कौन सा सी? आपको बोलना है रॉस सी, एंटार्क्टिक रीजन के आसपास है। उसके बाद साउदर्न ओशन है, साउदर्न ओशन ये भी कहाँ पर है? एंटार्क्टिका के आसपास है। तस्मानिया तो आपने देखा ये हो गया। उसके बाद वेडल सी, ठीक है? वेडल सी जो है ये भी एंटार्क्टिक रीजन के आसपास है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है? ये एक बेसिक मैप था जो कि आपको पता होना चाहिए। मैंने ये भी बताया था आपको अफ्रीका के साइड में एक आइलैंड था जिसको बोलता है मेडागास्कर, ठीक है? जो आपको मैंने बताया था साउथ वेस्ट मानसून से वहाँ से भी क्या होती है, वेव्स निकलती है, सो विंड जो है मूव करना शुरू कर देता है, राइट? और सेंटर वाला पोर्शन जो होता है दैट इज द साउथ पोल, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद आगे चलेंगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है यहाँ पर, इट इज़ द साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज इंटायरली विद इन द आर्टिक सर्कल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? जितने भी आपके पास कॉन्टिनेंट्स, आपको बोलना है साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है? आपको बोलना वो है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। और कहाँ पर है? एक सर्कल के अंदर जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। मैं दिखाता हूँ ये एंटार्क्टिक सर्कल है क्या। ये देखिए एक सर्कल है जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एक सेकंड। जो ये डॉट वाला लाइन है ना, डॉट वाली लाइन, ये वाली लाइन आप देख सकते हो, डैश लाइन जिसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोला जाता है? इसको एंटार्क्टिक सर्कल बोला जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटार्क्टिक सर्कल कितने डिग्रीज का है? आपको बोलना है 66 एंड 33 डिग्री। याद रखना इसको, 66 एंड 30 डिग्री। उसके बाद बाहर वाला सर्कल देखो आप, ये वाला सर्कल, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया 66 33 डिग्री, ठीक है? 33 डिग्री, उसके बाद 60 वाला, उसके बाद 45। लेकिन जो एंटार्क्टिक सर्कल जो है ये 66 डिग्री 33 मिनट्स के अंदर आ रहा है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंटार्क्टिक सर्कल बताओ कहाँ पर है? आपको बोलना है ये वाला सर्कल जो है दैट इज द एंटार्क्टिक सर्कल, राइट? यही मैंने यहाँ पर बोला आपको, ठीक है? इट इज द साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज इंटायरली विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल स्प्रेड अराउंड द साउथ पोल। और ये पूरा साउथ पोल में फैला हुआ है। किसकी बात ये कर रहा है? ये कर रहा है एंटार्क्टिक की बात। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के जो साउथ में है, बियॉन्ड द इंडियन ओशन लाइज द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। ये मैंने आपको मैप में दिखाया है, जो इंडियन ओशन का जो साउथ वाला पार्ट है, इंडियन ओशन का जो साउथ वाला पार्ट है, ये पूरा इंडियन ओशन है। इसका साउथ वाला पार्ट जो है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला है, एंटार्क्टिका रीजन देखने को मिला है। ये मैंने अभी दिखाया था, ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट, इंडियन इंडियन ओशन का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, और इस साउदर्न मोस्ट पार्ट के आसपास क्या है, एंटार्क्टिक रीजन है। ठीक है। टू द साउथ ऑफ इंडिया बियॉन्ड द इंडियन ओशन लाइज फ्रोजन, ये कॉन्टिनेंट है जिसको बोलते हैं फ्रोजन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये पूरा फ्रोजन रहता है पूरा साल, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर होता है, तभी ये फ्रोजन कॉन्टिनेंट। इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रोजन कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, आपको बोला एंटार्क्टिक रीजन जो है, ठीक है, फ्रोजन कॉन्टिनेंट है। द नेम मीन्स अपोजिट आर्टिक। अब इसको एंटार्क्टिक क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि आर्टिक अगर हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाम रखा है, और इसका अपोजिट अगर हमें बोलना है, बिल्कुल इसका अपोजिट में आपको बोलना है, वो होता है एंटार्क्टिक। कौन सा, एंटार्क्टिक। तो इसलिए इसको बोला जाता है एंटार्क्टिक। इट सेपरेट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बाकी वर्ल्ड का जितना भी पार्ट है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के, उन कॉन्टिनेंट्स के वर्ल्ड जितने भी है, वहाँ से सेपरेट करता है बाय द आइसी वाटर ऑफ द साउदर्न ओशन, विच कंप्राइज द साउदर्न पोर्शन ऑफ द इंडियन इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ये मैंने अभी आपको बताया। बस इसमें कीवर्ड जो है, जो जो यहाँ पर हमने बनाया एंटार्क्टिक रीजन जो हमने बनाया है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेपरेट होता है। किसकी वजह से, आपको बोलना है आई बाय द आईसी वाटर ऑफ साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन मैंने दिखाया, उसकी आईसी वाटर जो है, ये आईसी वाटर क्या करता है, ये सेपरेट करता है एंटार्क्टिक रीजन को। किसकी वजह से, किससे, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर फिर से मैं मैप में दिखाऊंगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा साउदर्न ओशन जो है, ठीक है, ये पूरा साउदर्न ओशन है, आप देख सकते हो, ये वाला, ये साउदर्न ओशन इसको बोलता है। ये पूरा क्या करता है, ये सेपरेट करता है एंटार्क्टिक को, किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये वाला जो हो गया, ये वाला पार्ट जो गया साउदर्न ओशन हो गया, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, और बीच में एंटार्क्टिक हो गया। तो साउदर्न ओशन क्या, साउदर्न ओशन क्या करता है, ये सेपरेट आईसी होता है, ये सेपरेट करता है एंटार्क्टिक को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। आई होप आपको ये समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा था। और मैंने ये भी बताया आपको कि इसमें इंडियन ओशन एक साइड से, अटलांटिक ओशन एक साइड से, पैसिफिक ओशन एक साइड से है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट ओशंस हैं। इट्स एरिया इज और 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बट आपको पता होना चाहिए इसका एरिया कितना है, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद कुछ और है, यहाँ पर देखेंगे और क्या है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, रॉस सी मैंने आपको बता दिया। इमरजेंसी वेस्टर्न एंटार्क्टिक, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स है, एंटार्क्टिक को पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से, एक है ईस्टर्न एंटार्क्टिका, ईस्ट वाला पार्ट एंटार्क्टिका, दूसरा है वेस्टर्न वाला पार्ट एंटार्क्टिका का। मैंने बात बोला आपको कि एंटार्क्टिका को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक है ईस्टर्न एंटार्क्टिका और है वेस्टर्न एंटार्क्टिका। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ। उसके बाद इतना इसमें ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। एक सेकंड रुको, रॉसी मैंने आपको बता दिया, रॉसी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ज़्यादा फोकस करना है। क्वीन मॉन्डलैंड बताऊंगा मैं, आगे पढ़ना है हमें इसके बारे में। चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो इसका फैक्ट है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, आपको बोलना है फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो, दैट इज द एंटार्क्टिक। इट इज़ लार्जर देन यूरोप, ये यूरोप से ठीक है, इट इज़ ये लार्जर है यूरोप से, एंड ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साइज से ट्वाइस ज़्यादा है, ठीक है, टू टाइम्स ज़्यादा है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फैक्ट है। द कॉन्टिनेंट इज ए हाई प्लेटू दैट इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये कॉन्टिनेंट जो है, ये एक प्लेटू के फॉर्मेट में है, ये एक प्लेटू के फॉर्मेट में है, लेकिन है क्या, ये पूरा थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, फ्रोजन रहता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, इसमें से ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो फ्रोजन रहता है थ्रू आउट द ईयर। आपको बोलना है ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है ये है। देयर इज नो कोस्टल प्लेन, यहाँ पर कोई भी कोस्टल प्लेन नहीं है, ठीक है, ये पूरा फ्रोजन है, ठीक है, और इसमें कोई भी कोस्टल प्लेन नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी फ्रोजन प्लेन नहीं है, आपको बोलना एंटार्क्टिका है। देयर आर माउंटेन रेंज, पीक्स एंड रिफ्ट वैलीज एंड वॉल। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स नहीं है, क्या माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर, हाँ, माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर, पीक्स भी हैं यहाँ पर, रिफ्ट वैलीज जो मैं आपको बताया, वॉल्केनोज भी एंटार्क्टिक रीजन में देखने को मिलेगा। टू ब्रॉड इनलेट्स, द वैडल सी, अभी मैंने दिखाया था, वैडल सी एंड द रॉस सी एंड द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। यहाँ पर याद रखना, दो ब्रॉड इनलेट्स हैं यहाँ पर, एक है वैडल सी और दूसरा है रॉस सी। यहाँ पर देखने को मैं मैप पे आपको दिखाऊंगा, टू इंपॉर्टेंट सीज, रॉस सी और वैडल सी, मैंने अभी आपको दिखाया था। दो इंपॉर्टेंट इनलेट्स हैं यहाँ पर, कहाँ पर, एक है वैडल से, एक सी है यहाँ पर, दूसरा है रॉस से। आप देख सकते हो, ये देखो ये इनलेट एक है, यहाँ पर देखो ये एक इनलेट है, आ रही बात समझ, ये आप देख सकते हैं, मैप से पूरा पता चल रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ये वाला पेज। उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं बीमार हूँ अभी 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा,
ठीक है, तो अभी फिर भी थोड़ा-सा रिकवर हो रहा है, ठीक है। एंटार्क्टिक माउंटेन्स दैट क्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट डिवाइड द लैंड इंटू वेस्टर्न एंटार्क्टिक एंड ईस्टर्न एंटार्क्टिक। मैंने बोला था, जो पूरा एंटार्क्टिक माउंटेन जो है, क्रॉस करता है। 1 सेकंड रुको। 1 सेकंड, हाँ। एंटार्क्टिक माउंटेन्स क्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट। जो पूरा कॉन्टिनेंट जो है, कौन-सा कॉन्टिनेंट है? जो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है। एक माउंटेन है जिसको बोला जाता है, एक माउंटेन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिक माउंटेन्स। एंटार्क्टिक माउंटेन्स क्या करते हैं? ये क्रॉस करते हैं पूरे कॉन्टिनेंट को और डिवाइड द लैंड इंटू वेस्टर्न, और इसकी वजह से क्या होता है, ये इसको वेस्ट वाले पार्ट और ईस्ट एंटार्क्टिका में डिवाइड करता है। मैंने अभी बोला था कि 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास ईस्ट एंटार्क्टिक और यहाँ पर वेस्ट एंटार्क्टिक। अब ये कैसे सेपरेट होता है आपको बोलना है, ये यहाँ पर माउंटेन रेंज से, उसकी वजह से क्या होता है, ये सेपरेट होता है ईस्टर्न और वेस्ट वाले पार्ट में। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, ठीक है, 1 सेकंड रुको। एंटार्क्टिक ये हो गया। रॉस, ये मैंने बोला था। हाँ, एंटार्क्टिक माउंटेन्स क्रॉस द एंटायर कंट्री, ठीक है, ईस्टर्न। द फार्मर फेसेस द पैसिफिक ओशन। अब ये फार्मर कौन से बता दूंगा मैं, ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, द फार्मर का मतलब होता है जो पहला वाला, ठीक है? पहला वाला मैंने किसकी बात की यहाँ पर? वेस्ट एंटार्क्टिक, जो वेस्ट एंटार्क्टिक की बात कर रहे हैं। ये पैसिफिक ओशन की तरफ, अगर वेस्ट एंटार्क्टिक देखोगे अब, ये किसकी तरफ वेस्ट एंटार्क्टिक देखोगे, ये किसकी तरफ है यार? पैसिफिक ओशन की तरफ। आप देख सकते हो ये वेस्ट एंटार्क्टिक है, ये वाला पार्ट, ये वेस्ट एंटार्क्टिक है। ये किसकी तरफ है आपको पता है? ये पैसिफिक ओशन की तरफ है। मैंने क्या बोला? जो ईस्टर्न एंटार्क्टिक और वेस्टर्न एंटार्क्टिक है, वेस्टर्न एंटार्क्टिक जो है पैसिफिक ओशन की तरफ इसका फेस है। ये आप देख सकते हैं। पैसिफिक ओशन की तरफ इसका फेस है, और ईस्ट एंटार्क्टिक आप देख सकते हो, फेसेस द अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, ठीक है। उसके बाद फिर से मैप पे आ जाओ। यहाँ पर ईस्ट एंटार्क्टिक देखो, मैप से सॉरी, मैप से ही पता चलता है ईस्ट एंटार्क्टिक कहाँ पर है। एक तो इसका फेस कहाँ पर है, इंडियन ओशन की तरफ, और दूसरा फेस इसका कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन की तरफ इसका फेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ से ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये इस साइड जो राइट साइड में, ये इंडियन ओशन था। ये हो गया माउंट रे eh, Rebus, याद रखना, माउंट रिबस एन एक्टिव वॉल्केनो इज एक्चुअली ऑफ द रॉस सी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने अभी बोला था, यहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी है, यहाँ पर रिफ्ट वैलीज भी है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनोज भी होते हैं। क्वेश्चन है कि फिर एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, आपको बोलना है। एक माउंट है जिसको बोलते हैं माउंट रिबस, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, इज एक्चुअली ऑफ द रॉस सी। ये किसका है? रॉस सी का पार्ट है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको रॉस सी फिर से, ठीक है, रॉस सी। 1 सेकंड, यहाँ से ही पता चलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रॉस सी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, रॉस सी के आसपास। हम्म। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय परमानेंट आइस। परमानेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंप्लीटली पूरा कवर किसका है, ये अगर कॉन्टिनेंट है, पूरा कवर इसको किसकी वजह से है? आपको बोलना है परमानेंट आइस है एंड स्नो, एंड इट इज नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट। मैंने आपको पहले बोला था, ब्लैक कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। फिर फिर आपको बोला जाएगा कि वाइट कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? आपको बोलना है वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है एंटार्क्टिका को। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरा एंटार्क्टिका आइस और स्नो की वजह से कवर होता है। आइस का कलर क्या होता है आपको पता है? आइस जो, सॉरी, स्नो जो होता है, आइस जो होता है, वो व्हाइट हमें दिखता है ना, तो दैट मीन्स इसलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अरे ये बात समझ। यहाँ ब्लैक, अगर हमने अफ्रीका की बात की थी, आपको पता होगा कि इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं अफ्रीका को, ठीक है, वो आपको पता होगा, मैंने उसका रीजन भी बताया था आपको। इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस एंटार्क्टिका में ऐसे हैं, इट्स आइस कैप्स इज 4000 मीटर्स डीप। अब उसके जो आइस कैप्स जो है वो 4000 इनकी डेप्थ देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड, द वैलीज बिटवीन द माउंटेन रेंज आर ड्राई। जो माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज, इनके बीच में जो वैलीज होती है, ये वाला पार्ट, वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये वाले जो वैलीज होती है, ये ड्राई होती है। जो माउंटेन रेंज के बीच में वैलीज होते हैं एंटार्क्टिका में, वो ड्राई होती है, विंडी होती है और फ्रोजन एंड बैरन एंड एंड स्ट्रेंजली कॉल्ड एज ओएसिस। याद रखना, ओएसिस इसको बोला जाता है, ओएसिस, ओएसिस बोला जाता है इसको, याद रखना। मैंने बोला जो वैलीज होती हैं, कहाँ के, जो, सॉरी, जो माउंटेन्स में जो वैलीज होती है, ठीक है,
कहाँ पर अंटार्कटिका में वो ड्राई होती है, दूसरा विंडी होती है, एयर भी होता है वहाँ पर, दूसरा फ्रोजन स्टेट में होता है, और बैरन, बैरन का मतलब आपको पता है जहाँ पर अभी कुछ भी कल्टीवेशन नहीं है, कोई भी चीज़ वहाँ पर ग्रो नहीं है, जैसे डेजर्ट होता है पूरा राजस्थान जैसा, आप समझो कि कोई बैरन लैंड है। या अगर आप रोड देखोगे, रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, कंक्रीट डालते हैं, अगर हम क्या बनाते हैं, रिजिड पेमेंट बनाते हैं, वहाँ पर कंक्रीट होता है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होता है, प्लांट ग्रो नहीं होगा और भी कुछ नहीं, उसको बोलते हैं बैरन। तो ये वैली जो होता है बैरन होता है, और उन चीज़ों को नाम दिया जाता है ओसिस, इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना, ओसिस किसको बोला जाता है, एंटार्क्टिक में आपको बोलना है ये एक वैली होती है, ये वैलीज होती है जो कि ड्राई विंडी फ्रोजन वैलीज को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्राई विंडी फ्रोजन एंड बैरन वैली इन अंटार्कटिका इज कॉल्ड एज, आपको बोलना है ओसिस, ये आपको समझ आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, ठीक है, सॉरी, एक और है, अबाउट 98% ऑफ अंटार्कटिक, याद रखना, अबाउट 98% ऑफ अंटार्कटिक रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो परमानेंटली, परमानेंट स्नो है वहां पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या वहाँ पर स्नो होता है, स्नो तो होता है लेकिन परमानेंट की बात मैं कर रहा हूँ, परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए वो वहीं पर है, क्योंकि वो मेल्ट ही नहीं होता, मेल्ट क्यों नहीं होता, आप बोलोगे कि सर वो तो वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, नेगेटिव में है, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर, इसके वो परमानेंट रहेगा, जो आइस था वहाँ पर वही आइस है, ठीक है। द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस शीट्स इज 2 to 5 किलोमीटर, आप खुद अंदाजा लगाओ, घर से आप कहीं पर जा रहे हो 5 किलोमीटर, आपको गाड़ी में चलना पड़ता है, 5 किलोमीटर को कवर करने में आपको 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक है, गाड़ी में चलने के लिए, दैट मीन्स आप खुद अंदाजा लगाओ उन आइस शीट्स की थिकनेस कितनी है, तो डेफिनेटली वो आइस शीट्स क्या होंगे, वो परमानेंट होंगे। तो यहाँ पर आप याद रखो, ये परमानेंट कॉन्टिनेंट इसको बोलो, सॉरी आइस शीट्स का बना होता है स्नो की वजह से, इसलिए उसको क्या नाम दिया जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट है। देयर इज नो कोस्टल प्लेन इन अंटार्कटिका, मैंने पहले ही बोला था, कोई भी कोस्टल प्लेन अंटार्कटिक रीजन में नहीं है, ओनली 2% पार्ट ऑफ अंटार्कटिका बिकम्स आइस फ्री इन समर, समर के टाइम में सिर्फ 2, डेफिनेटली 98% तो ऊपर मैंने बताया, स्नो परमानेंटली, बचा कितना 2%, अब इस 2% का क्या हाल है, ये इसका हाल ये है कि ये 2% जो है अंटार्कटिक में जो आइस है, ये आइस फ्री रहता है समर के टाइम में। आ रही बात में, समर के टाइम में ये कंडीशन वहाँ पर होती है, जब सन जो होता है कहाँ पर होगा, आपको बोलना है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगा, तब उसका इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से मेल्ट मेल्ट होता है, ठीक है। एक और पॉइंट है दूसरा, द पाल्मर पेनिनसुला इज द पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका, क्वेश्चन आएगा, एक पेनिनसुला जैसे इंडियन पेनिनसुला, बहुत सारे पेनिनसुलाज है, जो ही आप पाल्मर पेनिनसुला का नाम सुन, आपको पता चलना चाहिए पाल्मर पेनिनसुला अंटार्कटिका पार्ट है, विच इज आइस फ्री टू सम एक्सटेंट, इसमें ये आइस फ्री है, ठीक है, यहाँ पर आइस नहीं है, मतलब ये पेनिनसुला फिर किसका पार्ट होगा, आपको जनरली बोलना है ये उस 2% का ही पार्ट होगा, इतना थोड़ा सा एक अंदाजा लगता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज डायनेमिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइट कॉन्टिनेंट तो बोला जाता है, दूसरा इसको डायनेमिक भी बोला जाता है, इसको एक्टिव भी बोला जाता है, रीजन क्या है इसको एक्टिव बोला जाता है, पता होना चाहिए कि अगर इसको डायनेमिक या एक्टिव बोला जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज द शेप ऑफ द एंटार्क्टिक चेंजेस विद द चेंज इन सीजन, सीजन चेंज होने से क्या होता है, इसकी शेप भी है चेंज होती जा रही है, जब किसी की शेप चेंज होती जा रही है हम ये बोलेंगे ये एक्टिव है, हम ये बोलेंगे ये डायनामिक है, क्योंकि चेंज होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, विदा इज ए 19 मीटर थिक आइस लेयर स्लाइन लेक इन अंटार्कटिका, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक स्लाइन लेक है, ठीक है, एक लेक है जो स्लाइन वाटर है वहां पर, उसको क्या नाम दिया जाता है, आपको बोलना है ये थिक आइस लेयर, sorry, Vida is a 19 मीटर थिक आइस लेयर स्लाइन लेक इन अंटार्कटिका, इट सैलिनिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ डेड सी, जो कि डेड सी की सैलिनिटी है, वही सैलिनिटी किस सी की, आपको बोलना है विदा ए, ठीक है, इसकी सैलिनिटी कितनी है, आपको बोलना है जो कि डेड सी की सैलिनिटी है, और ये सी जो है इसकी थिकनेस कितनी इस आइस शीट की, आपको बोलना है यहाँ पर आइस शीट की थिकनेस जो 19 मीटर्स थिक है, और ये साल्टी वाटर लेक है, और यहाँ पर आपको बोलना है साल्टी वाटर मत बोलो, स्लाइन बोलो आप, क्योंकि ये आइस शीट के फॉर्म में है, और ये अंटार्कटिक रीजन में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसको छोड़ो, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, यहाँ पर कुछ लिखा है इसमें थोड़ा सा इसको रहने दो, आप फिलहाल अभी यहाँ पर देखो, आप जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान दे दो। द प्रिंसिपल माउंटेन चेन इज ट्रांस एंटार्क्टिक, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजियोग्राफी का पार्ट बनता है, आई शीट्स फिजियोग्राफी तो बताई मैंने, यहाँ पर एक और फिजियोग्राफी आपको बन रहा है कि माउंटेन चेन यहाँ पर है अंटार्कटिक में, उसको बोला जाता है ट्रांस एंटार्क्टिक, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है अंटार्कटिक में, आपको बोलना है दैट इज द ट्रांस एंटार्क्टिक, विच डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट इन टू इक्वल पार्ट, जो कॉन्टिनेंट को
को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बोला था ईस्ट एंटार्क्टिक और वेस्ट एंटार्क्टिक। वेस्ट एंटार्क्टिक जो है ये पैसिफिक ओशन की तरफ इसका फेस है, ईस्ट एंटार्क्टिक को इंडियन ओशन की तरफ फेस है, और यहाँ पर अटलांटिक ओशन की तरफ फेस है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको याद रखना है उस माउंटेन रेंज का नाम क्या आपको बोलना है, ट्रांस एंटार्क्टिक है, ठीक है। एक और माउंटेन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि एंटार्क्टिक रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपको बोलना है ट्रांस ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज है, ठीक है। एल्सवर्थ माउंटेन, ठीक है, एल्सवर्थ माउंटेन फ्रिंजिंग द कोस्ट कंटेन्स एंटार्क्टिक्स हाईएस्ट पीक। एक माउंटेन है जो कि एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक माना जाता है, उसको बोलते हैं हम एल्सवर्थ माउंटेन बोल सकते हैं आप। एल्सवर्थ माउंटेन एक ऐसा माउंटेन है, ठीक है, याद रखना, जो कि एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कंटेनर्स द इसमें एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, याद रखिए। ये एल्स माउंटेन जो है ये हाईएस्ट पीक नहीं है, एल्स माउंटेन जो है ये इसमें एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक है, और इस एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, वेंसन मासिफ, याद रखना वेंसन मासिफ। इसकी हाइट कितनी है, 5140, याद रखना 5140 जो है ये विंसन, ठीक है, मासिफ जो है ये हाईएस्ट पीक है एंटार्क्टिका में। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वाले पार्ट में, आपको बोलना एल्सवर्थ माउंटेन में। तो याद रखना एक ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन है, दूसरा हमारे पास एल्स माउंटेन है, और तीसरा हमारे पास है वेंसन मासिफ है, ठीक है। माउंट एरिबस, ठीक है, माउंट एरिबस द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड ऑन द रॉस आइलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि एक्टिव वॉल्केनो, जैसे मैंने बोला था इंडिया में अगर देखोगे आप इंडियन इसमें यार क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन, और उसके ऊपर क्या है आपको बोलना, एक है बे ऑफ बंगाल, और उसमें अंडमान एंड निकोबार। और मैंने बोला था अंडमान एंड निकोबार में एक जगह है जिसको बोला बैरन आइलैंड, जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो एग्जैक्टली सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमारे पास एक लोकेशन है जिसको बोलते हैं रॉस आइलैंड, और उस रॉस आइलैंड में क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है वो है रॉस आइलैंड, जो है वहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। आपको बोलना, और उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं माउंट एरिबस। तो माउंट एरिबस जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, इसके लोकेशन कहाँ पर है, आपको ना रॉस आइलैंड में। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। आपका जो है ये कंप्लीट हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। कुछ अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं पीडीएफ के फॉर्मेट पे एक सिंगल पीडीएफ बना के दूंगा, वो मैं आपको सेंड करूंगा विद इन 1-2 डेज़ के बाद, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं वो बाकी पीडीएफ्स, उनको मैं कंपाइल करके आपको एक सेंड करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर उसमें कुछ होगा न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है, वो न्यूजीलैंड के बारे में आप देख लेना और उसको वैल्यू ऐड करते जाना। सबसे पहले हैंगिंग वैली इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ। हैंगिंग वैलीज किसकी वजह से बनता है ये आपको पता होना चाहिए, ये ग्लेशियर्स की वजह से बन जाता है। जो ग्लेशियर्स होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से एक वैली बन जाती है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैलीज। उसके बाद, ठीक है, ऐसा कौन सा, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा भी था, मुझे ये बताओ कि कोल जो है इसका प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, या आप बोल सकते हो कि कोल में जो है 90% कार्बन होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है, दैट उसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। तो कौन सा होता है आपको पता है, एंथ्रासाइड जो होता है इसमें होता है, ठीक है। हम्म सॉरी, ठीक है। एक और है ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन चाइनीज सी, याद रखना एक स्टॉर्म आता है जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म। लेकिन ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म चाइनीज सी की बात करें, मैंने आपको दिखाया था चाइना का देखा, साउथ चाइना सी दिखाया था मैंने। एक सी है जिसको चाइनीज सी, वहाँ पर एक स्टॉर्म आता है जिसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म, और उसका नाम क्या दिया है आपको बोलना है, क्या वो वेव होता है, क्या वो टोर्नेडो होता है, क्या वो टाइफून होता है, क्या वो साइक्लोन होता है, आपको बोलना है उसको बोलते हैं टाइफून, उसको नाम बोला जाता है। ये आसान है, थोड़ा सा इसमें पूछ सकते हैं इसलिए मैंने। डीपेस्ट ट्रंच ऑफ द वर्ल्ड इज द मरीना ट्रंच, यहाँ से पूछता है, ये नहीं बोलता है कि किस ओशन में, ये बोलता है कि डीपेस्ट ट्रंच है वर्ल्ड का जिसका नाम है मरीना ट्रंच। क्वेश्चन है ये किस ओशन में, इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में, आर्टिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको खुद बताना है कि डीपेस्ट लोकेशन जो है, डीपेस्ट ट्रंच कहाँ पर है, मरीना ट्रंच कहाँ पर है, किस वाले ओशन में, क्या पैसिफिक में है क्या किसी और में, ये आपको आंसर देना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच फॉर्म द फॉलोइंग, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड सी। जैसे लैंड लॉक्ड क्या होता है, हर साइड से लैंड होता है, हर साइड से लैंड होता है, हर साइड से लैंड। लेकिन सी के आसपास हर साइड से लैंड है, ये सी है, हर साइड से लैंड है। लैंड लॉक्ड सी आप याद रखो, इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड सी है, एक सी तो होगा, उसका नाम क्या है आपको आंसर देना है, उसका नाम है अराल सी, याद रखना है। जैसे मैंने आपको बोला था अराल माउंटेन, इस तरह अराल सी यहाँ पर जो कि लैंड लॉक्ड सी को कंसिडर किया जाता है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल आप बता सकते हो ऑकर्स इन, ये किस रीजन में होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या इक्वेटर, सबसे पहले पता होना चाहिए कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, उसके बाद किस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल और पोलर रीजन में, ये आपको पता होना चाहिए, इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिल रहा है।
ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये तो मैंने अब वैसे वैसे बताया आपको, ठीक है, ये 2-3 बार हो गया। हाँ, इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको ध्यान होगा कि इक्वेटर में क्या क्लाइमेट होगा। क्या इक्वेटर, जब मैंने बोला था सन, मैंने बोला था 2 टाइम सन उसके वहाँ पर आ जाता है और फिर इक्वेटर के आस-पास ही होता है, 23 तक चला जाता है सन, लेकिन उस हीट का इफ़ेक्ट तो होता है, उस फिर ट्रॉप यहाँ पर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आस-पास सन होता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट, सन का इफ़ेक्ट तो स्टिल होता है किसके ऊपर? इसके इक्वेटर के ऊपर। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि इक्वेटर पे कौन-सा क्लाइमेट होना होना चाहिए, ठीक है? क्या ड्राई होता है वहाँ पर? क्या ह्यूमिड होता है वहाँ पर? क्या विंडी होता है यहाँ पर? क्या प्लीजेंट क्लाइमेट होता है? ठीक है? सबसे पहले देखो क्या वहाँ पर वार्म होता है या हॉट होता है, ये आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। वहाँ का जो होता है वो बहुत हॉट होता है और ह्यूमिड भी होता है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना, हॉट एंड ह्यूमिड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एस्चुरी के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा, जब मैंने बोला था रिवर आता है और पूरा पानी किसके अंदर डाल देता है, ठीक है, सी के अंदर डाल देता है, ठीक है, सी के अंदर डाल देता है। तो पूछा जाता है ए प्लेस वेयर देयर इज ए कांस्टेंट इंटरमिंगलिंग ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको एस्चुरी समझ आया होगा, मैंने बोला था जब रिवर आता है, रिवर का पानी किसके साथ मिल जाता है, ये सी है, ये रिवर है, रिवर का पानी सी के अंदर चला जाता है और जहाँ पर ये मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर बोलते हैं एस्चुरी फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन होता है ये एस्चुरी होती क्या है? रिवर का वाटर जो होता है ये प्योर वाटर होता है, ये फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लो में होता है, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। सी में जो वाटर होता है वो साल्टी वाटर होता है। इसका मतलब रिवर ही आता है और सी के साथ मिल जाता है, और मैंने बोला था जब रिवर सी के साथ मिल जाता है वो क्या होता है, एस्चुरी होती है। अब देखो इसने प्रॉपर्टी बताई, एक्चुअली उसने डिफाइन किया इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में। जब सी वाटर, आपको पता है वो सी होता है, साल्ट वाटर सी में होता है, फ्रेश वाटर रिवर में होता है, यही तो होता है जब रिवर आ जाता है और सी वाटर में, चलो उसी को एस्चुरी बोला जाता है। आई होप यहाँ पर ये बात आपको समझ आ रही होगी, उसको एस्चुरी बोलते हैं। डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको बताना डीपेस्ट ओशन कौन सा है, और मरीना ट्रंच किस ओशन में, आपको खुद अंदाजा लगेगा फिर किस पे होगा, दोनों में सेम आंसर होना चाहिए फिर। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, एक है नॉर्थ अमेरिका मैंने बोला था, साउथ अमेरिका मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था ऑस्ट्रेलिया का भी मैंने बोला था, ठीक है? नोट्स में मैं एक और दे दूँगा आपको, उसमें आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ब्राज़ील का कौन-सा? ब्राज़ील का अलग एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। उसका नाम जो है दैट इज़ कैंपस, याद रखना है कैंपस। पैम्पस अब मैंने आपको बताया है, प्रैरीज़ में मैंने आपको बताया, सवाना आपको खुद बोलना है, क्या ये यूरोप का है, क्या ये किसका है, ये आपको बताना है, सवाना खुद ही, ठीक है? तो ये मैं आपको नोट्स में भी दे दूँगा, लेकिन आप भी खुद आइडेंटिफ़ाई करोगे इस चीज़ को। इसको तो बोलते हैं ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इस कैरेक्टराइज़, मेडिटेरेनियन सी की ये बात करें, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है ये आपको बता सकते हो मुझे। क्या ड्राई समर और वेट विंटर होता है? क्या वेट समर और ड्राई विंटर होता है? क्या ड्राई समर और ड्राई विंटर होता है? ये आपको बताना है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन-सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है? ये होता है ड्राई, समर में ड्राई होता है और विंटर में क्या होता है, वेट होता है। कौन सा? ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना है, क्लाइमेट के लिए है, रिलेटेड है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, समर में ड्राई होता है, ठीक है, लेकिन विंटर में वेट होता है। लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मैंने आपको डेजर्ट्स पढ़ा, मैंने आपको सहारा भी बोला, मैंने आपको गोबी भी बोला, ये कहाँ पर है, थार भी बोला था मैंने, टकला मकान में मैंने आपको बोला था। अब आपको बताना है सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है इसमें। थार तो आपको पता है इंडिया में, गोबी भी आपको पता है कहाँ पर है, चाइना में, सहारा भी आपको पता है ये अफ्रीका में। सबसे पहले लोकेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब टकला मकान आप खुद बताओगे कहाँ पर है, उसके बाद आप ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा जो है दैट इज सहारा ही होना चाहिए, यहाँ पर है नहीं, आपको पता होना सहारा डेजर्ट होना चाहिए, ठीक है। द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ इज, कौन सा डीपेस्ट कौन सा, ये आपको पता है, ये मैंने अभी बोला था, ठीक है, मरीना ट्रेंच। दूसरे फॉरवर्ड में क्वेश्चन पूछा गया इसको, ठीक है। हॉट डेजर्ट कहाँ पर होगा? हॉट डेजर्ट जनरली फाउंड इन कहाँ पर? क्या वो ईस्टर्न मार्चन ट्रॉपिक्स में, वेस्टर्न में, क्या नियर द इक्वेटर? डेफिनेटली मैंने अभी बोला था, सबसे पहले आपने इक्वेटर की अगर प्रॉपर्टी देखी होगी, क्या फीचर है वहाँ का, सबसे पहले वो हॉट होता है। तो हॉट जो है ये इक्वेटर के आसपास है, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए, अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन अगर आपके पास पिछली नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज़ करके आप इक्वेटर इसको टिक कर सकते हो, ये 100% ठीक होना चाहिए। ये इक्वेटरी, ये मैंने आपको बोला था जब मैं आपको मैप्स पे दिखा रहा था, ठीक है। डन कैन पैसेज जो है ये किसको सेपरेट करता है, ठीक है, ये किसके बीच में है? आपको बोलना साउथ और लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान एंड निकोबार किसके बीच में, आपको पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। इतना तो पता है कि साउथ साउथ है, साउथ अंडमान तो है, साउथ अंडमान या तो ये है या तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है कि क्या ये नॉर्थ और लिटिल में डिफरेंशिएट करना है आपको। सबसे पहले अगर कीवर्ड आपको निकालना है, ये साउथ अंडमान के साथ एक रिलेटेड है, लेकिन अब साउथ नॉर्थ के साथ है, क्या साउथ लिटिल के साथ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सॉरी ये जो है ये साउथ और लिटिल अंडमान, इसका मतलब साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के साथ होता है, नॉर्थ के साथ नहीं है, ठीक है। डीएसएल,
DSLR आपने देखा होगा ना, DSLR सब बच्चे यूज़ करते हैं। DSLR तो आपको खुद समझ आना है। डी का मतलब डनकन पैसेज, ठीक है? डनकन पैसेज, एस का मतलब साउथ, एल का मतलब लिटिल, ठीक है? तो आपको पता नहीं चाहिए DSLR। याद रखना, आपको इतना याद रखना है, आपके पास DSLR है और आप चले गए पिकनिक पे, कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार में, और वहाँ पर आपने इसका यूज़ किया बस। मैंने आपको बोला भी था कोलोराडो के बारे में, कोलोराडो यूएसए में, कोलोराडो सी के बारे में बोला था, इज फेमस फॉर दिस लैंड फॉर। कोलोराडो सी में क्या देखने को मिल रहा है आपको? याद है कोलोराडो में कैनियन, ग्रैंड कैनियन, ये मैंने नहीं बताया बट स्टिल आप याद रख सकते, इसके फ्यूचर अगर पूछा जाएगा, ग्रैंड कैनियन होता है वहाँ पर, ठीक है? आपको ये सबको आना चाहिए वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान। सैंड ड्यून्स मैंने आपको बताया, अगर वेस्टर्न राजस्थान, जब वहाँ पर क्या होता है, सैंड होता है, वो सैंड एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है और यहाँ पर फिर वो हीप्स जैसे बन जाते हैं, यहाँ पर वो ड्यून्स बन जाते हैं। वो किसकी वजह से? क्या वहाँ पर विंड आता है? क्या वहाँ पर इरोजन होता है? क्या वो विंड डिपोजिशन होती है? क्या वो मैकेनिकल वेदरिंग होती है? यहाँ पर वो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है? ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड, सैंड ड्यून्स को प्रोड्यूस करना। ये नहीं बोल रहा है कि सैंड ड्यून्स को हटाना, एक सैंड ड्यून यहाँ पर है, ये ऑलरेडी था, लेकिन अब यहाँ पर, यहाँ से मिट्टी आ गई और यहाँ पर एक और सैंड, मतलब यहाँ पर एक और सैंड ड्यून बन रहा है। सैंड ड्यून की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इसका मतलब यहाँ पर अगर मिट्टी आती है, यहाँ पर इस जगह पर वो बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। वेरी गुड, डिपोजिशन। लेकिन वो डिपोजिशन किसकी वजह से होता है? राजस्थान में आपको पता है, वहाँ पर रेन वैन नहीं होता, वहाँ पर वाटर नहीं होता, डेफिनेटली वहाँ पर विंड ही होता, तो इसको बोलते हैं विंड डिपोजिशन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना होता है। रेस्पॉन्स फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून, तो सैंड ड्यून प्रोडक्शन का ही, सैंड ड्यून का प्रोड्यूस का मतलब ही होता है डिपोजिशन होना। और वहाँ पर आपको पता है, राजस्थान में मैंने आपको विंड्स के नाम बोला था, ठीक है? जिसको बोलते हैं एओलियन डिपॉजिट्स, एओलियन डिपॉजिट्स, ठीक है? अच्छा, विंड डिपॉजिशन तो मैंने बताया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, द सोलर रेडिएशंस कमिंग अर्थ इज कॉल्ड। मैंने बोला था आपको, अगर याद होगा, जो सन से रेडिएशंस निकलती है, इसको बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। क्या बोलते हैं इसको? इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। और मैंने एक और नाम भी बताया था इसको, क्या वो सनशाइन होता है, क्या वो रेडिएंट एनर्जी होता है, क्या इंसोलेशन? उसको इंसोलेशन बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में सनशाइन दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से उसका इंसोलेशन नाम है, ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी मैंने बोला था आपको, जब मैंने बोला था आपको कि ये, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था ये इस तरीके से होता है, ये ऐसे में बना लेता हूँ, और जो एक्सीज जो होती है वो एक्चुअली ऐसे नॉर्थ नॉर्थ पोल, ये अर्थ की एक्सिस जो होती है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ठीक है? लेकिन अर्थ की एक्सिस ऐसी नहीं होती, अर्थ की एक्सिस लिटिल बिट टिल्ट होती है, अगर आपको याद होगा, लिटिल बिट टिल्ट। और मैंने आपको बताया भी था 23.5 डिग्री टिल्ट होता है। अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा, आपको पता है अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लिनेशन, किस इंक्लिनेशन पर? 23.5 डिग्री, ठीक है? यहाँ पर तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लेकिन अर्थ की एक्सिस तो अर्थ के सेंटर के थ्रू पास होती है, लेकिन वो कितने कितने टिल्ट पे होता है आपको बोलना है, वो होता है 23.5 डिग्री। यहाँ पर नॉर्थ साउथ नहीं बोलना, ये दोनों साइड से बन जाता है, फिर इतना आपको याद है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 23.5 डिग्री की इंक्लिनेशन होती है। एल नीनो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। एल नीनो क्या होता है? क्या ये ओशन करंट है? क्या ये सी स्टॉर्म है? क्या ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है? क्या अनदर न्यू टाइफून है? अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था करंट किसको बोलते हैं? जो हमारे पास सी होता है, सी के जो पहले 100 मीटर जो होते हैं पानी का, वो जब मूव कर रहा है हॉरिजेंटली, उसको हम करंट का नाम देते हैं। और ये एल नीनो यही होता है, ये वार्म करंट होता है, आपको याद रखना है। और मैंने बोला भी था आपको, इसको चाइल्ड क्या बोलते हैं, जो भी है, गर्ल क्राइस्ट इसको बोला जाता है या बॉय बोला जाता है, ये आपको पता होगा। एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट, ये आपको बताया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं आपको मैप्स में दिखाता हूँ। देखो, ये वही माउंटेन है जो इसको डिवाइड करता है, ईस्टर्न अंटार्कटिक और वेस्टर्न अंटार्कटिक में। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? बेलिंग्स हुसन सी, यहाँ पर एक सी है, बेलिंग्स हुसन सी है, ठीक है? एमुंडसन याद रखना है, एमुंडसन सी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट पे क्वेश्चन में, ठीक है? रॉस सी भी आप देख सकते हो यहाँ पर, इन सभी को याद रखना है, कौन कौन सा सी है, किस तरीके से है। ये आप देखो, जो ये रेड कलर की लाइन बनाई हुई है, इसको मैंने अभी बोला था ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा, जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपको, एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं एराल एराल माउंटेन है, ठीक है? जो एशिया को किसके साथ, यूरोप के साथ सेपरेट करता है, यूरोप से सेपरेट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर ईस्ट एंटार्क्टिक को सेपरेट किया जाता है वेस्ट एंटार्क्टिक के जरिए। वेस्ट एंटार्क्टिक से कौन सा यूज़ किया जाता है? आपको ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। आई होप ये आपको पूरा समझ आया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, जिसको बोला जाता है हमारा, ठीक है? ये आप याद रखो, यहाँ पर कुछ लैंड है, क्वीन माउंट लैंड भी याद रख सकते हो, यहाँ पे विक्टोरिया लैंड भी याद रख सकते हो। अगर याद रखना है रख लो, अगर याद नहीं रखना है तो फिर भी इतना जो है, इतना कंटेंट जो है, ये काफ़ी है इसके लिए। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया है। आई होप ये लेक्चर आपको
पूरा समझ आया होगा। ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी अप टू डेट हो गया, कंप्लीट हो गया। कंपाइलेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद इन डेज में। मैं वापस जाऊँगा तो वहाँ से कर सकता हूँ मैं। उसके बाद जो है कल जो है कल जो है एक आपका तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन तो चलेगा। मैं देखूँगा क्या सही रहेगा, उसी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।